Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today I am starting back with the series that we were doing for your CBSE Board 2026 examination. Actually what happened was there was a huge gap in between. शायद ज़्यादातर बच्चों को या कुछ बच्चों को आप में से जानकारी होगी that I lost my studio access. It was a rented place, ठीक है. I used to take it on rent और हर दिन मैं रेंट पे करता था उस स्टूडियो का. फिर जिस जगह मैं जाया करता था उन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन को वो पूरा का पूरा सेटअप ही रेंट कर दिया, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई लॉस्ट द एक्सेस और फिर उसके बाद में मुझे खुद को घर पे कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ा. एंड यू नो द इंडियन मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि एकदम से ऐसे तो होता नहीं है कि भाई 2-3 लाख रुपए पड़े ही होते हैं, ठीक है, घर पे. तो इट टुक सम एफर्ट्स करने में ये सारे के सारे जुगाड़, ठीक है. तो इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग गया. टुडे वी शैल बी डूइंग द यूनिट 3A, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. वन शॉट के अंदर हो गए अब सारे वीडियोस. मैंने जुडिशरी वाला चैप्टर ऑलरेडी कवर कर दिया है जो फर्स्ट वाला यूनिट था. सेकंड वाला जो यूनिट है एडीआर वाला वो भी मैंने 2 पार्ट के अंदर कवर कर दिया था, ठीक है. अब ये यूनिट 3A है. इसके बाद में 3B, 3C, 3D, ठीक है, जितने भी है 4ABC, 5A, 5B, सारे के सारे यूनिट जितने भी हो गए वो वन शॉट एक्सप्लेनेशन के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है. एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दीज वीडियोस एज सून एज पॉसिबल. आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 10th of April को है. आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट, ठीक है. इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. दिस इज यूनिट 3A, वन शॉट एक्सप्लेनेशन for CBSE Board 2026. The chapter's name is Law of Contracts. Okay. Now moving forward with the contents of this particular lecture. आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले we will be discussing introduction to law of contracts, ठीक है. उसके बाद में formation and essentials of contracts हम देखेंगे. Section 10 of the Indian Contract Act talks about this. उसके बाद में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. तो अगर मान लो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हो तो उसका एक प्राइम रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव एन इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप, ठीक है. जैसे मान लो मैंने अपनी सिस्टर को प्रॉमिस किया, ठीक है. सपोज दैट आई प्रॉमिस माय सिस्टर, रियल सिस्टर, दैट आई विल टेक हर टू गुड लंच और डिनर विथ मी, ठीक है. किसी दिन मैं उसको लंच या डिनर के लिए लेके जाऊंगा और उसके बाद में जब टाइम आया, जिस दिन की बात हुई थी उस दिन मैंने मना कर दिया, ठीक है. माई सिस्टर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन टू गेट इनटू अ लीगल रिलेशनशिप, ठीक है. इट वॉज अ प्रॉपर डोमेस्टिक अरेंजमेंट. अगर मैंने वॉयलेट कर दिया तो कर दिया, ठीक है. उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल. तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ऑफर और प्रपोजल होता है. उसके बाद में जनरल ऑफर और एक केस है कार्लियल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबोल केस जो हम डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, वैलिडिटी ऑफ कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स पोजीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है. उसके बाद में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस करेंगे, कंटिंजेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, इलीगल अनलॉफुल एग्रीमेंट. फिर उसके बाद में बात आएगी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर गए तो उससे बाहर कैसे निकलना है, इसके बारे में बात करेंगे. एंड फाइनली वी विल डिस्कस रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी ने किया और वो उसे परफॉर्म नहीं कर पाए तो व्हाट विल बी द रेमेडीज, ठीक है. मतलब कोर्ट के अंदर जाके क्या आप बोल सकते हो, क्या क्या आप कोर्ट से मांग सकते हो, ठीक है. So this is about the contents of this particular lecture. Law of contracts अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक या काफी बड़ा सब्जेक्ट है, बट सीबीएसई ने इसे काफी कम पेजेस में या काफी कम शब्दों के अंदर लिखा है. तो हमें समझना पड़ेगा. जो भी टेक्निकलिटीज है मैं कोशिश करूंगा इसी लेक्चर के अंदर आपको अच्छे से समझा दूं, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ कमर्शियल लॉ सिंस मोस्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन ओरिजिनेट फ्रॉम एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. तो इंडिया के अंदर जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जो बैकबोन है वो एक तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है. बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है. या तो एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट. जैसे सपोज दैट आई एम वर्किंग एट अ ऑफिस, ठीक है, मैं किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूं तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड दैट ऑफिस कि आई विल रेंडर माय सर्विसेज एंड दे विल पे मी सैलरी, दैट इज मनी, ठीक है.
तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट भी आप कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये मैं आपको पूरी टेक्निकलिटीज आने वाले लाइनों के अंदर समझाता हूं, ठीक है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन गवर्निंग दीज रिलेशनशिप इन इंडिया। तो ये जो लीगल रिलेशनशिप है कॉन्ट्रैक्ट वाली, इसको गवर्न करने वाला जो लॉ है उसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, और ये 1872 के अंदर ब्रिटिशर्स ने ड्राफ्ट किया था। इतना अच्छा लॉ इन्होंने बनाया था कि ये आज भी रेलेवेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज एच, ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है गाइस, बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है, एमसीक्यूज का ध्यान रख लेना कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एग्जैक्टली कहां लिखी हुई है। तो इट इज सेक्शन 2 क्लॉज एच। अब क्लॉज मतलब अगर मान लो कोई सेक्शन लिखा हुआ है और उसके आगे ब्रैकेट के अंदर कुछ है तो उसे हम क्लॉज बोलते हैं, CLAUSE, ठीक है। तो 2 क्लॉज एच के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट के अंदर जाके एनफोर्स करवा सकते हो। मतलब अगर मान लो वो एग्रीमेंट अगर ब्रीच होता है, सामने वाली पार्टी अगर ब्रीच करती है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड से एंड आस्क फॉर रेमेडीज टू द कोर्ट, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब वो एग्रीमेंट जिसके अंदर केस वगैरह फाइल किए जा सकते हैं, दैट्स इट, ओके। दिस डेफिनेशन इंप्लाइज अ क्रूशियल डिस्टिंक्शन इन लॉ। While all contracts are essentially agreements, not every agreement qualifies as a contract unless it meets specific legal enforceability criteria. तो इस डेफिनेशन से एक क्रूशियल चीज हमें पता चलती है कि देखो सारे के सारे जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। तो देयर इज अ बिगर सर्किल जिसको हम एग्रीमेंट कहेंगे, ठीक है। देयर इज अ बिगर सर्किल जिसको हम एग्रीमेंट कहेंगे और उसके अंदर एक स्मॉलर सर्किल है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज देखिए कि अगर किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो सबसे पहले उसे एग्रीमेंट बनना पड़ेगा। अगर कोई एग्रीमेंट बनेगा तभी वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अगर वो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखे हुए सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। गॉट इट? समझ गए? एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के सारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेसिकली कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट्स है। इट इज ए स्मॉलर सर्किल विद इन अ बिगर सर्किल, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिकॉज दे डोंट रीच द सैंक्टिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो सारे के सारी एसेंशियल्स कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज फॉर्मेशन एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू बी फॉर्म्ड देयर मस्ट फर्स्ट बी एन एग्रीमेंट अराइजिंग फ्रॉम अ प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर। यहां पे देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? शुरुआत में एक पार्टी ऑफर करेगी, ठीक है। देयर विल बी ऑफर फ्रॉम वन साइड एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर साइड। ऑफर फ्रॉम वन साइड, एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर साइड, ठीक है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। और अगर वो एग्रीमेंट सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, सारे के सारे एसेंशियल्स को सेटिस्फाई करता है, तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? एक पार्टी ऑफर करेगी। तो यहां पे आप ये देखिए कुछ पिक्टोरियल डिपिक्शन बने हुए हैं कि प्रोपोजल मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर कर रही है। फिर उसके बाद में क्या आता है? एक्सेप्टेंस। दोनों पार्टी एग्री हो गई, एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में कंसीडरेशन भी होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। ये तीन चीजें अगर होगी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टू बिकम अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर उस एग्रीमेंट को हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना है देन द एग्रीमेंट मस्ट सेटिस्फाई एसेंशियल कंडीशंस आउटलाइंड इन द सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो अगर मान लो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जो सेक्शन 10 के अंदर लिखी हुई है। फॉर द क्लैट एस्पिरेंट, जो भी बच्चे क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, मैंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नाम से एक डिटेल्ड सीरीज बनाई है जिसके अंदर शायद 8 लेक्चर है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी आराम से, उसके अंदर हर चीज अच्छे से समझाई हुई है। ये तो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं हम, क्लैट के हिसाब से जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उसको देख सकते हो, उसके अंदर आपको ज्यादातर चीजें मिल जाएगी, ठीक है। दीज एसेंशियल्स इंक्लूड, तो ये कुछ एसेंशियल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है कॉम्पिटेंट पार्टीज, तो जो भी पार्टीज है
दे शुड बी कॉम्पिटेंट, मतलब कोई माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट कर क्यों रहे हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। अगर मान लो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर ऑब्जेक्टिव नहीं है, सपोज दैट समवन रेंट्स अ प्लेस फ्रॉम मी, ठीक है, आई हैव अ हाउस और सम थिंग, ठीक है, और उसको एक फेक बार चलाना है, ठीक है, फर्जी बार चलाना है उस जगह पे। तो यहां पे देखो, मतलब मैं एक माइनर नहीं हूं, मेरे 18 साल से ऊपर की एज है, मैं किसी जगह को ओन करता हूं, मैं उसे रेंट पे दे सकता हूं, ठीक है, आराम से दे सकता हूं। तो ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, सब कुछ सॉर्टेड है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल नहीं है, उसको इलीगल बाहर चलाना है और मैंने हाँ कर दिया, तो दैट इज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्टिव। तो ये भी एक एसेंशियल है, ये भी होना चाहिए अगर किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। उसके बाद में द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, फ्री कंसेंट अलग से दिया हुआ है। उसके बाद में एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वॉइड बाय लॉ। कई एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सप्लिसिटली लिखे हुए हैं कि कानून के अंदर कि भाई ये वॉइड एग्रीमेंट है, जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन इन ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन इन मैरिज, ये सारे के सारे कुछ चीजें हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के अंदर लिखी हुई है कि भाई ये एक्सप्लिसिटली ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते, ये एग्रीमेंट ही रहेंगे, ठीक है। दैट इज द सिनेरियो। तो फॉर्मेशन एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या देखते हैं हम, चालू कैसे होता है, एक ऑफर होता है एक पार्टी के द्वारा, ठीक है, फिर दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में कंसिडरेशन भी होना चाहिए, कंसिडरेशन मतलब समथिंग ऑफ वैल्यू। सपोज दैट आई ऑफर यू, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई ऑफर यू टू सेल दिस पेन, ठीक है, ये पेन मैं आपको बेचना चाहता हूं 20 रुपए में, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो आई एम द पार्टी हु इज ऑफरिंग टू सेल दिस पेन फॉर हाउ मेनी रुपीज, 20 रुपीज, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो उस ऑफर को, ठीक है, उस आपने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरी तरफ से ऑफर आ गया, आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई। कंसिडरेशन, आपके पास क्या कंसिडरेशन है, जो आप मेरे को 20 रुपए दे रहे हो, आपको ये पेन मिल रहा है, मैं ये पेन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 20 रुपए मिल रहा है, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है, 20 रुपए, आपके लिए कंसिडरेशन क्या है, पेन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या होगा, ये एक एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अब आप में से ज्यादातर बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं वो 18 साल के नहीं है, ठीक है, ज्यादातर बच्चे 18 साल के नहीं है, मतलब यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे बीच में ये जो पेन बेचने और खरीदने का सिनेरियो हुआ, इट विल बी अ मियर एग्रीमेंट बिकॉज यू आर माइनर्स, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट ही रह जाएगा। आई गेस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये भी एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, देन देयर मस्ट बी इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप। अगर वो चीज लैक करती है तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लीगल स्टडीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आई एम टीचिंग यू लीगल स्टडीज ऑन यूट्यूब। अब मैं आपसे कोई चार्ज तो नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई पैसे तो नहीं ले रहा। अब अगर मान लो मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिया, आई स्टॉप क्रिएटिंग वीडियोस। अब एक चीज बताओ कि क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है, ठीक है। इज देयर एनी इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप, नहीं, ठीक है, मैं वॉलंटरीली कर रहा हूं जो कर रहा हूं। अब यहां पे अगर मान लो कोई इंटेंशन नहीं है तो यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट मी कि मैंने 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियो नहीं बनाई, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि देयर इज नॉट एन इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप। मुझे थोड़ा बहुत फेमस होना है, आपको अपनी पढ़ाई करके आपको बोर्ड में नंबर लाने हैं, इस तरीके का सिनेरियो। हमारे बीच में कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में एग्रीमेंट ऑफ प्योरली सोशल और डोमेस्टिक नेचर जनरली लैक दिस इंटेंशन एंड डू नॉट रिजल्ट इन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मान लो आपको आपके पापा ने वादा किया कि बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% ले आओ, आपको आईफोन 17 दिला देंगे, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 97% ले आए। अब आप अपने पापा को बोलते हो कि पापा मेरे को आईफोन दिलाओ, आपके पापा ने मना कर दिया कि पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई आईफोन वगैरह नहीं है। यू कैन नॉट फाइल अ केस ओवर हियर बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप, इट वाज एन एग्रीमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक नेचर, नथिंग एल्स। अब दिस प्रिंसिपल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द फेमस केस ऑफ बेल्फर वर्सेस बेल्फर। एक फेमस केस हुआ था बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ के ऊपर ये केस हुआ था। तो सरनेम तो दोनों का बेल्फर ही होगा ना, तो इस वजह से इसका नाम इस तरीके का है। इन दिस केस अ हस्बैंड्स
promise to pay maintenance to his wife was held unenforceable because the court determined that the parties never intended for domestic arrangement to have legal consequences. तो यहां पे देखो कि हुआ क्या था। ये बेल्फर भाई साहब जो थे, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, इनकी पोस्टिंग थी श्रीलंका के अंदर। ही वॉज पोस्टेड इन श्रीलंका। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये एक बार इंग्लैंड जाते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ कोई छुट्टी पे इंग्लैंड गए, लंदन गए। इसकी वाइफ ने कह दिया कि यार मैं तो नहीं आ रही श्रीलंका, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा वहां पे। तो बेल्फर भाई साहब ने ये बोला कि मैं आपको महीने के इतने इतने पैसे जो है वो भेजता रहूंगा, या फिर इतने पाउंड भेजता रहूंगा। फिर इसने वो पैसे भेजने बंद कर दिए, वाइफ ने केस फाइल कर दिया, और कोर्ट ने पता है क्या बोला कि दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल बिकॉज इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक नेचर एंड देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस वजह से कोई भी केस यहां पे फाइल नहीं हो सकता है। तो बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में एक फंडामेंटल एलिमेंट है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है दोनों के दोनों इस तरीके से होने चाहिए कि दे वांट टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप। समझ गए? सो दैट्स द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल। अब हम कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक एलिमेंट्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर चालू करना है तो ऑफर आता है। एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज अ ऑफर और एन प्रपोजल, जो भी है। सेक्शन 2 क्लॉज ए कहां पे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन? 2A। ये थोड़ा सा रट लेना क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर साफ साफ पूछ ले कि ऑफर की डेफिनेशन कहां है, तो आपको बताना पड़ेगा 2 क्लॉज ए के अंदर है। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस एन ऑफर एज अ सिचुएशन वेयर वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर। तो यहां पे बेसिकली इसकी मीनिंग मैं ये बता देता हूं कि एक इंसान अपनी विलिंगनेस बताता है टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को किसी स्कूल का जॉब का ऑफर मिलता है, किसी स्कूल ने मेरे को जॉब का ऑफर दिया कि आपको हमारे यहाँ 2 घंटे आके पढ़ाना है। अब यहां पे उन्होंने मेरे को ये बोला 2 घंटे यहाँ पे पढ़ाना है, तो उन्होंने पे बताया कि मान लो 30,000 रुपए हम पे करेंगे, वी विल पे यू 30,000 रुपीज। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने बोला कि आप किसी और दूसरे स्कूल में मत पढ़ाना। तो मैं कहता हूं कि यार ये तो गलत बात है, मतलब ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप पैसे चार्ज कर लो, 2 घंटे आना है, 30 तो हमने आपको ऑफर किया है, आप पैसे बताओ, लेकिन कहीं और नहीं पढ़ाना है, पैसे बताओ। मैंने बोला कि मैं 50,000 रुपए लूंगा। अब यहां पे देखो, एक तरीके से मैंने उन्हें ऑफर क्या दिया कि भाई मैं और कहीं नहीं पढ़ाऊंगा। उन्होंने मेरे को क्या ऑफर दिया, आप हमारे यहाँ पढ़ाओ, 50,000 की बात हो गई। ठीक है, डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो इट कैन बी आइदर विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, दिस इज ऑफर। एक पार्टी ऑफर करती है, उसके बाद में एक्सेप्टेंस आता है। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज टर्म्ड एज द ऑफरर। जो भी इंसान ऑफर करता है उसे ऑफरर कहते हैं, और जो इंसान जिसको ऑफर किया जाता है उसे हम ऑफर ही कहते हैं। क्रूशियली एनी वैलिड ऑफर मस्ट बी मेड विद क्लियर इंटेंशन टू एस्टेब्लिश लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वॉल्व्ड पार्टीज। तो अगर कोई भी ऑफर या कोई भी एक्सेप्टेंस है, कोई भी ऑफर अगर दिया जाता है, इट मस्ट बी विथ एन इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दे सकता है, तभी वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, इट इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आपको पता है कि लिंक होता है पिंड कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन की शुरुआत में एक लिंक होता है जिसके थ्रू मेरे जो ये नोट्स वगैरह आप पेड वाले खरीद सकते हो। अगर आपने खरीदा और मैंने वो नोट्स नहीं भेजे, देन इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, बिकॉज यू बॉट द नोट्स, बिकॉज देयर वाज एन इंटेंशन टू गेट इनटू लीगल रिलेशनशिप। समझ गए? दैट इज द सिनेरियो। उसके बाद में जनरल ऑफर एंड कार्लिल केस, ये हम डिस्कस करते हैं। तो जनरल ऑफर क्या होता है? देखो, 2 तरीके के ऑफर होते हैं। एक तो स्पेसिफिक ऑफर होता है जो एक पर्टिकुलर इंसान को दिया जाता है, और एक होता है जनरल ऑफर जो एक पर्टिकुलर मतलब पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। जैसे मान लो एडिडास के स्टोर पे ऑफर चल रहा है 50% ऑफ। अब वो जो ऑफर है वो एक जनरल ऑफर है, मतलब वो सबके लिए है, एवरीवन हैज दैट ऑफर। जो भी इंसान उस स्टोर के ऊपर जाएगा उसको वो डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर, जैसे मान लो आपको फ्लिपकार्ट का एक कूपन कोड मिल गया या मिंत्रा का एक कूपन कोड मिल गया, वो स्पेसिफिक है, वो आपके लिए है। इस तरीके का सिनेरियो होता है। अगर मान लो किसी IIT बॉम्बे के बच्चे को गूगल से 1 करोड़ का पैकेज मिल गया,
अब मान लो उसे माइक्रोसॉफ्ट से 1.5 CR का पैकेज मिल जाता है, तो वो ये कहता है गूगल को कि मेरा वाला जो 1 करोड़ का ऑफर है आप मेरे दोस्त को दे दो। दैट इज नॉट पॉसिबल, समझ गए, बिकॉज इट वॉज अ स्पेसिफिक ऑफर गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन। जनरल ऑफर क्या होता है, जैसे नरेगा स्कीम है, नरेगा स्कीम का नाम वैसे चेंज कर दिया गया है, जी राम जी स्कीम उसे कर दिया गया है, तो इट इज अ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इट इज अ जनरल ऑफर, कोई भी इंसान जाओ और उस ऑफर को अवेल कर लो। तो दैट इज द सिनेरियो। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक मेड टू अ डेफिनेट पर्सन और जनरल मेड टू पब्लिक एट लार्ज। तो स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, मेड टू अ डेफिनेट पर्सन, और जनरल ऑफर क्या होता है, पब्लिक एट लार्ज को जो ऑफर दिया जाता है। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल्स द स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो जो भी इंसान स्पेसिफाइड कंडीशन को फुलफिल करता है वो जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके ऊपर एक केस हुआ था, बहुत फेमस केस है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कॉर्पोरेशन केस। इसमें ये जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कॉर्पोरेशन है, इस कंपनी ने एडवर्टाइज किया कि एक रिवॉर्ड मिलेगा, 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर 100 यूरो का पाउंड रिवॉर्ड मिलेगा, मैं तो डॉलर साइन ही लगा देता हूं, जो भी है ठीक है, रिवॉर्ड मिलेगा। कोई भी इंसान उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा स्पेसिफिक टाइम के लिए, 14 डेज तक 3-3 डोजेस लेगा, तो उसको एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा, ये इन्होंने क्लेम किया। और स्मोक बॉल यहाँ पे इस इमेज से आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ होता है। तो इन्होंने बोला कि हमारी स्मोक बॉल को अगर आप कंज्यूम करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंजा है वो कभी नहीं होगा जीवन में। अब यहाँ पे मिसेस कार्लिल, शी कंज्यूम दिस पर्टिकुलर स्मोक बॉल, इसने खरीदा और ये प्रोडक्ट जैसे जैसे बताया था उन्होंने वैसे वैसे यूज किया, और उसके बाद में क्या हुआ कि इसको वो इन्फ्लुएंजा या वो बीमारी हो गई, वो करने के बाद में भी वो बीमारी हो गई। अब क्या हुआ, इस लेडी ने केस फाइल किया अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज द कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन, और कंपनी ने मना कर दिया कि भाई हमने आपको स्पेसिफिकली तो ऑफर किया नहीं है। अब कोर्ट ने क्या बोला वो देखो, लास्ट सेंटेंस या फिर लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द कोर्ट हेल्ड द कंपनी लायबल टू पे मिस कार्लिल, रूलिंग दैट द एडवर्टाइजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ वैलिड जनरल ऑफर एंड शी एक्सेप्टेड बाई परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड कंडीशंस। तो इसको जनरल ऑफर माना गया, और जो भी कंडीशन इन्होंने सेटिस्फाई की तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट था इनके बीच में, मिसेस कार्लिल के बीच में और उस कंपनी के बीच में। ये जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर के बीच में डिफरेंस, आई गेस आपको समझ में आ गया हो गया। सो गाइस, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द नोट्स एंड पीडीएफ्स which I am using for this particular series. So all the notes and PDFs of all 14 chapters will be available for free to you all. ये सारे के सारे नोट्स फ्री में अवेलेबल होंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा ये मैं आपको समझा देता हूं। या तो आपको हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दैट इज क्लैटमैक्स, ठीक है। आप नॉर्मल क्लैटमैक्स भी लिखोगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको हमारा एंड्रॉइड ऐप मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ऐप का लिंक नहीं मिल रहा है, अगर आप ऐप को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन सिंपली विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com, और उसके ऊपर आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और इन नोट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। Along with this, we have one another offer for you all, that all the students who are giving their board examination for legal studies will get 20 free tests from our side on our Android application. तो आपको हमारे ऐप के ऊपर 20 फ्री टेस्ट MCQ वाले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, MCQ वाले टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर वाले तो वही हो जाएगा ना कि चेक कौन करेगा उनको। ऑब्वियसली आई विल मेक स्ट्रेटेजी वीडियोस ऑन लॉन्ग आंसर्स, बट MCQ वाले जो टेस्ट है वो आपके टेस्ट सेक्शन के अंदर 20 टेस्ट फ्री में डले हुए होंगे। दे विल बी एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड बाय मी फॉर योर CBSE बोर्ड 2026 लीगल स्टडीज एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी नोट्स और पीडीएफ है वो फ्री रिसोर्सेज का एक सेक्शन होगा, उसके अंदर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होंगे। उसके बाद में भी मैं जो स्ट्रेटेजी वीडियोस जैसे ऑल केस लॉज सारे के सारे एक साथ कंपाइल्ड, सारे के सारे आर्टिकल्स और सेक्शंस एक साथ कंपाइल्ड, इस तरीके की वीडियोस मैं बनाऊंगा आने वाले टाइम पे, वो भी आपको उन पीडीएफ्स के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पीडीएफ्स होगी, यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ देम ओवर देयर। अगर आपको कांटेक्ट करना फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है CLATMAXX.com, और उसके अलावा हमारा जो ऐप है उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके क्लैटमैक्स टाइप करना है। इतना टाइप करने के बाद में आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो दिस वाज द अनाउंसमेंट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट वी वर। इसके बाद में अगली चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर के बाद में क्या आएगा, शुरुआत में हमने ऑफर की बात करी, ऑफर के बाद में हमने क्या डिस्कस किया, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ
एक्सेप्टेंस। ऑफर के बाद में अगर एक्सेप्टेंस नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं खत्म हो गया, ऑफर भी खत्म हो गया, तो एग्रीमेंट ही नहीं बना ना, कॉन्ट्रैक्ट तो कहां से ही बनेगा। तो एक्सेप्टेंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस अकर्स व्हेन द ऑफरी signifies his assent to the proposal as defined under section 2 clause B। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहां दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर दी हुई है। और अगर मान लो ऑफरी, ऑफरी का मतलब क्या होता है, जिस इंसान को ऑफर दिया गया है वो अपना एसेंट देता है, मतलब कंसेंट देता है, यस डन आई एग्री टू दिस, तो दिस इज एक्सेप्टेंस। ओके, उसके बाद में वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ बाइंडिंग प्रॉमिस और एग्रीमेंट। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है और कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है तो एक बाइंडिंग प्रॉमिस और एग्रीमेंट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनिट, सर्टेन एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर टू बी वैलिड। तो एक्सेप्टेंस जो है वो एक तो डेफिनिट होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि मैं सोच के बताता हूं लगभग तो हाँ ही है लेकिन देखते हैं, ये एक्सेप्टेंस नहीं होता, या तो हाँ या ना, दैट इज द वे टू मेक एन एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इट मस्ट बी डेफिनेट, सर्टेन, इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, सामने वाले को कम्युनिकेट भी करना है। अगर मान लो मुझे कोई इंसान कोई चीज ऑफर करता है, मुझे एक्सेप्टेड है लेकिन मैंने कभी कम्युनिकेट ही नहीं करी, तो यहां पे बेसिकली कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इन मॉडर्न टाइम्स इवन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस लाइक क्लिकिंग आई एग्री ऑन अ वेबसाइट क्वालिफाई एज ए वैलिड एक्सेप्टेंस। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि वेबसाइट के ऊपर आता है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है। हाउएवर एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड और विथड्रॉन एट एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज फुली कंप्लीट। अगर मान लो कोई ऑफर दिया गया और उसे एक्सेप्ट कर लिया पार्टीज ने, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, सारी चीजें अगर सॉर्टेड है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन किसी की एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवोक कर दिया गया तो सामने वाली पार्टी उस ऑफर को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। मान लो मुझे कोई ऑफर मिला और मेरे को बोला गया कि भाई आप 5 दिन में बता देना, 3 दिन बाद में मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक, 3 दिन बाद में सामने वाले ने कह दिया कि यार मैं ये चीज नहीं बेच रहा, नाउ आई कैन नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि ही हैज रिवोक्ड द ऑफर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। अब ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद में तीसरी चीज क्या है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो है कंसिडरेशन। इट इज वाइटल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्विड प्रो क्वो और समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। तो सपोज दैट आई वांट टू सेल दिस पेन टू यू, whoever is watching this video, I want to sell this pen to you for 20 rupees। तो यहाँ पे आप मेरे को 20 रुपए दे रहे हो, दैट इज कंसिडरेशन फॉर मी। मैं आपको ये पेन दे रहा हूं, दैट इज कंसिडरेशन फॉर यू। ठीक है, तो कंसिडरेशन को हम प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस भी कह सकते हैं। आई प्रॉमिस यू कि ये पेन मैं आपको दूंगा और आपने मेरे को 20 रुपए दिए। ठीक है, तो प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस भी हो सकता है कंसिडरेशन का मतलब। ठीक है, और इसको समथिंग इन रिटर्न भी कहते हैं। एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली वॉइड, ये मैंने आपको बता ही दिया। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट एंड कैन टेक फॉर्म ऑफ an act or abstinence as well। जैसे मान लो कि I do a job somewhere, ठीक है, मैं कहीं पढ़ाने जाता हूँ, वो मेरे को महीने के एंड में सैलरी दे देता है। तो यहाँ पे ऑफर और यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है बेसिकली, कि आई रेंडर सर्विसेज, मैंने सर्विस रेंडर करी और उन्होंने मेरे को पैसे पे कर दिए। ठीक है, तो दिस इज कंसिडरेशन। बेसिकली ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। फ्यूचर कंसिडरेशन एज इन सैलरी, अगर मैं पूरे महीने कहीं पे काम करता हूं तो मेरे को महीने के एंड में पैसे मिलेंगे, तो द सैलरी इज फ्यूचर कंसिडरेशन। और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां मैं काम करता हूं, वो मेरी जो सर्विसेज है वो तो बाद में पे कर रहा है ना, तो मेरी सर्विसेज उनके लिए पास्ट कंसिडरेशन है। अगर मान लो मैं रोज जाता हूं और वो मेरे को रोज पैसे पेटीएम करता है, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। दैट इज द सिनेरियो। व्हाइल कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट इन वैल्यू, इट मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। एडिक्वेसी मैटर नहीं करती है। अगर मान लो मेरे पास एक सोने की चेन है, मेरे पास एक सोने की चेन है और आप मतलब कोई इंसान है जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरे को बोलता है भाई ये चेन मेरे को बेच दे। मैंने कहा यार तेरे लिए तो जान हाजिर है, तू ऐसे ही ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब क्या होता है कि वो कहता है नहीं भाई मैं ऐसे नहीं लूंगा, तो मैंने बोला एक काम कर 200 रुपए दे दे, और उसने कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया कि मैंने उसे सोने की चेन 200 रुपए में बेची है। बाद में मुझे पता चला कि भाई मैंने तो ये गलत कर दिया, 200 रुपए में थोड़ी बेचनी चाहिए थी। देन आई बेसिकली गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और मैंने बोला कि भाई इसने मेरी एक 2-3 लाख रुपए की सोने की चेन 200 रुपए में खरीद ली, दैट इज नॉट एडिक्वेट कंसिडरेशन। यहाँ पे कोर्ट मेरे अगेंस्ट जजमेंट देगा, क्योंकि इट मस्ट बी रियल एंड इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, नथिंग एल्स। ठीक है, एडिक्वेट था नहीं था मैटर नहीं करता है। मैंने अगर अपनी पूरी फुल कॉन्शियसनेस के अंदर फ्री कंसेंट के साथ उसे 200 रुपए में सोने की चेन बेची है तो उसे एडिक्वेट और लॉफुल कंसिडरेशन माना जाएगा। फर्दर मोर, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो कंसिडरेशन एक तो सामने वाले की डिजायर के ऊपर होना चाहिए, मतलब सामने वाला एग्री करना चाहिए, और ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। ठीक है, फ्यूचर कंसिडरेशन इज सैलरी। ये एग्जांपल आप लेके चल लो, फ्यूचर कंसिडरेशन अगर आपसे पूछ ले भाई फ्यूचर कंसिडरेशन बताओ क्या होता है, तो वो सैलरी है। एम्प्लॉय पूरे महीने काम करता है, उसे महीने के एंड में सैलरी मिलती है। पास्ट कंसिडरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए सर्विसेज जो है एम्प्लॉयज की, वो पास्ट कंसिडरेशन है, मतलब उन्होंने पूरे महीने काम किया तो अब ऑर्गेनाइजेशन सैलरी पे करेगा। समझ गए? प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब इंसान गया, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट के अंदर गए, आपने खाना खाया, आपने बिल दे दिया, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज जनरली वॉइड, इट इज समथिंग इन रिटर्न, और एडिक्वेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब मैंने जो सोने की चेन बेची थी, मैं कुछ देर पहले एग्जांपल दे रहा था ना, तो मेरी डिजायर क्या थी कि 200 रुपए दे दे, डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और एडिक्वेट हो या ना हो इट डजंट मैटर मच। समझ गए? अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक हैदर नाम से मूवी आई थी शाहिद कपूर की, शाहिद कपूर की कमबैक मूवी भी बोल सकते हो, उसके बाद में कबीर सिंह का ऑफर मिला था। तो शाहिद कपूर को वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, काफी अच्छी मूवी है। विलियम शेक्सपियर का एक नॉवल है हैमलेट नाम से, तो उस नॉवल के ऊपर वो बनी हुई थी। काफी अच्छी मूवी है, अगर टाइम मिले तो देखना, मतलब ठीक है मूवी वो, थोड़ी स्लो है बट हाँ अच्छी स्टोरी है। शाहिद कपूर ने एग्री कर दिया कि मैं फ्री में काम कर लूंगा। अब जो मूवी का प्रोड्यूसर था उसने 1 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया शाहिद कपूर से, 1 रुपए। अब एक चीज बताओ, मैटर करते हैं या बिल्कुल मैटर नहीं करते, बट देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन, ताकि अगर मान लो बीच में शाहिद कपूर मना कर दे कि मेरे को तो ये मूवी नहीं करनी, तो कोई तो लीगल रेमेडी होनी चाहिए ना सामने वाले के पास। ऑल्दो कोर्ट से क्या ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलना, लेकिन कोई तो लीगल रेमेडी होनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन क्या था? 1 रुपया कंसिडरेशन था। फ्री में कर रहा था वो इंसान मूवी, फ्री के अंदर तो वो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग बाइंडिंग, ये वाला सीन आ जाता है। बट अगर 1 रुपया भी है देन इट कैन बी कंसिडर्ड अ वैलिड कंसिडरेशन, भले ही वो एडिक्वेट हो या ना हो। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। वैलिडिटी ऑफ कंसिडरेशन, तो यहाँ पे देखिए वैलिडिटी ऑफ कंसिडरेशन क्या हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। फॉर अ कंसिडरेशन टू बी वैलिड इट मस्ट मूव एट द स्पेसिफिक डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब इसके अंदर एक केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। अब इन वर्ड से आपको ये इतना समझ में नहीं आएगा, तो एग्जैक्टली देखो हुआ क्या था। यहाँ पे जो प्लेंटिफ है, ही वॉज अ बिल्डर, प्लेंटिफ है वो बिल्डर था, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर दिया या रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाओ। उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने या तो ऑर्डर दिया या फिर एक तरीके से रिक्वेस्ट करी कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाओ। अब उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चालू कर दिया। अब कुछ ब्रोकर्स आए, ये शॉपकीपर्स लिखा हुआ है ना, कुछ ब्रोकर्स आए या फिर कुछ शॉपकीपर्स आए, उन्होंने बोला हमें दुकानें बेच देना, हम तुम्हें कमीशन दे देंगे। इसने शायद मतलब एक तरीके से वो काम कर दिया। अब क्या होता है कि इन्होंने कमीशन देने से मना कर दिया। अब एक चीज बताओ कि इसने बिल्डिंग जो बनाई थी, प्लेंटिफ ने जो बिल्डिंग बनाई थी, वो इन ब्रोकर्स के कहने पे बनाई थी या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाई थी? आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कहने पे बनाई थी। तो अब जब कमीशन नहीं मिला तो जो ये बिल्डर है, ये प्लेंटिफ है, ही वेंट टू द कोर्ट और कोर्ट डिनाइड, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किसकी वजह से किया गया था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वजह से किया गया था, इनके कहने पे नहीं किया गया था। ठीक है, इनके डिजायर पे नहीं किया गया था, इन ब्रोकर्स और शॉपकीपर्स के डिजायर पे। सो दैट्स व्हाई देयर वाज नो कंसिडरेशन, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज पीपल, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन। उसने कंस्ट्रक्शन किया एट द डिजायर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तो कोई कमीशन का वादा किया नहीं है, कमीशन का वादा ब्रोकर्स ने किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन किसकी वजह से हो रहा था, किसके ऑर्डर पे हो रहा था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर पे हो रहा था। ये तो थर्ड पार्टीज है,
तो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ कंसिडरेशन के अंदर आप ये देख लीजिए कि एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही कंसिडरेशन होता है, अदरवाइज कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जाता। एक और अनाउंसमेंट था that CLATMAX tutorials is starting with our own CLAT courses for CLAT 2027 as well as CLAT 2028। तो जो बच्चे अभी 11th के अंदर है या फिर 12th के अंदर आए हैं और जो बच्चे 12th पास करके CLAT के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, हमारे पास उन सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। इनके फीचर्स मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। दे विल बी एक्सपर्ट क्यूरेटेड CLAT कोर्सेज जिसके अंदर लीगल और जीके मैं पढ़ाऊंगा। उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के सेपरेट मेंटर्स आपके पास होंगे। रोज ऑनलाइन क्लास होगी, संडे विल बी ऑफ। उसके अलावा रोज ऑनलाइन क्लासेस आपकी होगी। पर्सनलाइज मेंटोरशिप, तो इस साल मैंने ऑल इंडिया रैंक 40 जनरल कैटेगरी के अंदर और ऑल इंडिया रैंक 1 ओबीसी कैटेगरी के अंदर दिया। और उसके अलावा भी आई हैव मेंटोर्ड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। सो आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल बी लीडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा, जैसे आपके मॉक टेस्ट हो गए या फिर जो आपकी बेसिक बुक्स आती है या फिर वर्कशीट्स आती है, वो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म के अंदर डिलीवर करी जाएगी। उसके अलावा अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये मेरा एथिक्स के अंदर ही रहा है कि जितने प्राइस आपकी लग रही है आपको उतना ही चार्ज करना है, ठीक है। पैसा कमाना मेन गोल नहीं है, सबसे अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना और सबसे अच्छी रैंक्स बच्चों की निकाल पाना हमारा मेन गोल है। अगर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक्सेस करने हैं देन यू कैन ऑब्वियसली विजिट टू अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन दैट इज CLATMAXX, ठीक है। आपको सिंपली ये टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। उसके अलावा यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com। ये वेबसाइट एग्जैक्टली अगर आप विजिट करोगे तो भी आप हमारे इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर फ्री रिसोर्सेज वगैरह भी वहां पे काफी हो गए, जैसे क्लैट PYQ हो गए, मंथली जीके कंपेंडियम होगा वो भी फ्री में होगा वहां पे। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी करनी है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। और उसके अलावा जो और कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। सो दीज आर द अनाउंसमेंट्स फ्रॉम आवर साइड। द prices will be very affordable. You will get printed notes delivered at your home. You will get personalized mentorship, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कोर्सेज एंड आई विल मेक योर शेड्यूल एज वेल, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि कोचिंग्स ध्यान नहीं देती है बच्चों की शेड्यूलिंग के ऊपर, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक योर शेड्यूल्स एज वेल कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपके मॉक के अंदर मार्क्स वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यू विल गेट प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम आवर साइड एंड आवर टीम। सो दैट इज अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आवर वीडियो विच वी वर कंटिन्यू रिगार्डिंग कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकती है, कौन नहीं कर सकती। Section 10 of the Indian Contract Act mandates that all parties to an agreement must be competent to the contract। तो सारी पार्टीज competent होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ये देख लो competent कौन कौन नहीं है, कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली लॉ स्पेसिफाइज 3 कैटेगरीज ऑफ पर्संस हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एक तो माइनर्स, 18 साल से नीचे के लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई भी इंसान अगर अनसाउंड माइंड का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। या फिर सम पीपल हु आर स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई भी इंसान जिसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, जैसे इंसॉल्वेंट वगैरह लोग जो होते हैं, बैंकरप्ट लोग जो होते हैं, दे आर बीइंग टर्म्ड एज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ to enter into a contract, ठीक है। if a party lacks legal capacity the contract may be invalid, ठीक है। अगर पार्टी के पास लीगल कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने की तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड माना जा सकता है। दैट इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद माइनर्स पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो माइनर की क्या पोजीशन है, तो the legal position regarding minors was settled in the case of Mohiri Bibi versus Dharmodas Ghosh. A contract with minor is void ab initio, मतलब जीरो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है माइनर के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो। दैट इज द सिनेरियो। तो इस केस के अंदर क्या हुआ था, माइनर एग्जीक्यूटेड अ मॉर्टगेज डीड टू सिक्योर अ लोन। तो एक माइनर ने क्या किया, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले लिया। अब उसके बाद में इसने लोन चुकाया नहीं, मान लो 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, इसने गिरवी रख दी कोई प्रॉपर्टी और 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। ब्रिटिशर्स के टाइम का केस है, पुराना केस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस माइनर ने लोन ले लिया मॉर्टगेज रख के, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रख के इसने लोन ले लिया, लोन अब ये चुका नहीं रहा। कोर्ट के अंदर मामला गया,
जिसने लोन दिया था, जिस भी बैंक ने लोन दिया था, वो कोर्ट के अंदर जाते हैं और कोर्ट कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अब आप उससे क्लेम नहीं कर सकते, आप उससे किस्तें नहीं ले सकते, ईएमआई नहीं ले सकते। दैट वाज द सिनेरियो। प्रीवी काउंसिल, उस टाइम पे कोर्ट को प्रीवी काउंसिल कहते थे, फर्मली हेल्ड दैट एन एग्रीमेंट एंटर्ड into by a minor is void ab initio। ये चीज ध्यान में रख लेना, मीनिंग इट इज null and void from the very beginning। ab initio का मतलब क्या होता है? from the beginning। consequently the lender could not enforce mortgage or recover the money as law strictly protects minors from contractual liabilities। मतलब माइनर्स के ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता है। तो अगर आपका भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप अपनी स्कूल की फीस पे नहीं कर रहे हो, देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर स्कूल। आपका स्कूल आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। अगर आपने मान लो ईएमआई पे मोबाइल ले लिया, आप ईएमआई पे नहीं कर रहे हो, आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन वही बात है, आपको मिलेगा नहीं ईएमआई के ऊपर, कोई देगा क्यों? समझ गए? सामने वाला भी तो इतना समझदार है ना। स्कूल भी आपके पेरेंट्स से साइन करवाएगा, कोई जो भी डॉक्यूमेंट है, एडमिशन के डॉक्यूमेंट आपके पेरेंट्स से इसी वजह से साइन करवाए जाते हैं। आपसे थोड़ी साइन करवाते हैं, आपके पेरेंट्स से साइन करवाते हैं, क्योंकि आपसे तो पैसे निकलवाए ही नहीं जा सकते। समझ गए? तो माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब जीरो फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग माइनर्स पोजीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट। अब ये एक एसेंशियल है कि अगर मान लो कोई भी पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही है, तो जो कंसेंट है दैट मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट के बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड as two or more persons agreeing upon same thing in the same sense। ठीक है, दो पार्टी सेम चीज के ऊपर सेम सेंस के अंदर एग्री कर रहे हैं, उसको ही हम कंसेंट कहते हैं। सॉरी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया था। कंसेंट का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टी सेम चीज के ऊपर एग्री कर रही है सेम सेंस के अंदर, ठीक है। इसको हम कंसेंसस एड इडम भी कहते हैं। उसके बाद में फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड दिस कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट इज कंसीडर्ड फ्री ओनली व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। तो देखो, फ्री कंसेंट कब नहीं है? अगर इन 5 तरीके से कंसेंट लिया गया तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, उसके अलावा सारे कंसेंट फ्री कंसेंट है। समझ गए? 5 तरीके से, ये जो 5 चीजें लिखी हुई है, इनसे अगर कोई कंसेंट ले लिया गया तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, बाकी सारे कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट है, ठीक है। पहला है कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है डराना और धमकाना, किसी भी इंसान को थ्रेटन करना, फ्राइटन करना, किसी को डरा धमका के कोई कंसेंट ले लेना। मान लो गन पॉइंट पे किसी को चीज मतलब कोई जमीन खरीद ली, 1 करोड़ की जमीन है, कोई नोटेड गैंगस्टर है, वो जाता है ब्रोकर के पास, बोलता है कितने की है, वो बोलता है 1 करोड़। उसने उसके सर पे बंदूक रखी और बोला 10 लाख। अब यहाँ पे अगले ने हाथ कर दिया, जान से महंगा थोड़ी है, मतलब जो जान बचेगी तभी तो आगे कुछ कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, उसने हाँ कर दिया, लेकिन ही कैन लेटर गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, बोलेगा मेरा कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं था, क्योंकि डरा धमकाया कंसेंट लिया गया था। दैट इज कोअर्जन, गन पॉइंट के ऊपर कंसेंट लिया गया था। फिर उसके बाद में आता है अंड्यू इन्फ्लुएंस। अंड्यू इन्फ्लुएंस ये वो बाबा वगैरह नहीं होते, ये लोग ये सब करते हैं। मान लो मेरे पास कोई बच्चा आता है और वो पढ़ता नहीं है, जनरली वो पढ़ता नहीं है। मेरे पास एक बच्चा आया, बोलता है कि सर क्लैट निकलवा दो। मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है निकलवा देंगे। तो फिर उसके बाद मैंने देखा पढ़ता नहीं है लेकिन पैसे वाला है। मैंने बोला यार एक ताबीज है, अगर वो पहन लोगे और एक मंत्र पढ़ोगे तो आपका क्लैट निकल जाएगा। वो बोलता है ठीक है सर, अच्छी बात है, कितने का है वो ताबीज? मैंने बोला 3 लाख रुपए का। मैं गया एक ज्वेलर के पास, मैंने एक चांदी की चेन ली, छोटा सा लॉकेट लिया, ठीक है, उसके अंदर राख वगैरह डाली एक कागज के अंदर, और एक इत्र खरीदा 50 रुपए का, वो इत्र उसके अंदर डाला ताकि ऐसे ऑथेंटिक लगे कि हाँ भाई सच में कोई सिद्धि प्राप्त चीज है। और मैंने बोला पूर्णिमा की रात को इसे पहन लेना, और 2 बार ये काम करेगा, 2 बार ये मंत्र काम करेगा। अब क्या होता है कि वो बच्चा सोचता है कि यार एक मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखते हैं, सर ने तो बोला 2 बार चलेगा। तो उसने किसी मॉक टेस्ट में वो मंत्र पढ़ा, वो ताबीज पहना, वो मॉक टेस्ट दिया और उस मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए। तो मैं तो पकड़ा गया ना यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या, उस बच्चे को मेरे ऊपर विश्वास था, मैंने उस विश्वास का गलत फायदा उठा के उसके कंसेंट को अर्न कर लिया। उस ताबीज की वैल्यू 3 लाख रुपए थी नहीं, मैं मान लो वो 3000 में पड़ा था, लेकिन मैंने 3 लाख में बेच दिया उसके विश्वास के ऊपर, ठीक है। तो किसी का विश्वास का गलत फायदा उठा के कोई कुछ करता है तो उसे अंड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। बाबा वगैरह जनरली ये सब करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझ के झूठ बोल के कोई काम करवाना। समझ गए? मुझे पता है ये चीज झूठ है, और फिर उसके बाद में मैंने किसी से कोई कंसेंट ले लिया झूठ बोल के, जानबूझ के झूठ बोल के, वो फ्रॉड होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन होता है अनजाने में झूठ बोलना, मतलब मेरे को खुद को ही पता नहीं है। अब इन दोनों को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई आईफोन
16 है मेरे पास, मान लो आईफोन 16 है, ठीक है, आई हैव आईफोन 16, वैसे नहीं है, तो मेरे पास आईफोन 16 है और मेरी ड्रीम 11 पे एक लॉटरी लग गई, ड्रीम 11 पे मेरी लॉटरी लग गई। होता क्या है, उस लॉटरी की वजह से मेरे को 1.5 करोड़, वैसे तो ड्रीम 11 भी अब बंद हो चुका है, बट स्टिल एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए जीत गया मैं किसी आईपीएल के मैच में। अब 1.5 करोड़ मेरे पास आ गया, अब मैं आईफोन 16 पे क्यों सेटल करूंगा, ऑब्वियसली बात है मैं 17 प्रो मैक्स के लिए जाऊंगा, समझ रहे हो। तो मेरा एक दोस्त है, वो मेरे पास आता है और बोलता है कि यार ये फोन बेच दे तेरा वाला मेरे को, क्योंकि तूने तो अब 17 प्रो मैक्स ले लिया है। अब मेरा जो आईफोन 16 था ये नकली था, ये क्या था, फ्रॉड था, ठीक है, क्लोन आईफोन था, ये नकली था, जो मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे पास एक नकली आईफोन है। आई एम नॉट अ टेक एंथुसियास्ट, तो मेरे को ऐसा लगता था ठीक है ये सही होगा, इसके अंदर थोड़े बहुत लैग है, तो आई वाज लाइक ठीक है कंफर्टेबल, मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने उसे बेचा, मेरा वाला आईफोन 16, मैंने बोला कि भाई तू 10,000 रुपए में ले ले, उसने मेरे को 10,000 रुपए पे किए, बाद में उसे पता चला कि ये तो नकली है, देन ही फाइल्स अ केस ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट मी। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, मैंने जानबूझ के झूठ बोला या अनजाने में झूठ बोला, मैंने जानबूझ के झूठ नहीं बोला है, तो इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने एक नकली आईफोन उसे बेचा है, लेकिन मेरे को खुद को नहीं पता था कि वो नकली है। लेकिन अगर मान लो मेरे को पता है कि यह नकली है, मेरे पास एक नकली आईफोन है, मुझे पता है, और मैं उसे असली बता के बेचता हूं, वो फ्रॉड है, ठीक है। अब मिस्टेक इट इज बेसिकली कि दोनों पार्टीज कुछ और समझ रही है। अगर मान लो मेरे घर के ऊपर, घर के अंदर एक खिलौनों वाली कार है, खिलौने वाली कार है, ठीक है, मेरा एक दोस्त मेरे को बोलता है कि यार मेरे को तेरी गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास एक रियल कार भी है और एक खिलौने वाली कार भी है। मैंने बोला ठीक है खरीद ले, मेरे को लगा वो खिलौना खरीदना चाह रहा है, तो उसने बोला कितने में, मैंने बोला 5,000। उसको लगता है कितना अच्छा आदमी है, अपनी पूरी गाड़ी मेरे को 5,000 रुपए में बेच रहा है दोस्ती के नाम पे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगले दिन की हमारी डील होती है, वो 5,000 रुपए लेके आता है, मैं वो खिलौना लेके चला जाता हूँ। वो कहता है ये क्या बदतमीजी है, मैंने कहा बदतमीजी क्या है, तो बोलता है कि मैंने तो सोचा तू गाड़ी बेच रहा अपनी। मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो ये जो मॉडल है, ये जो खिलौना है, इसकी बात करी थी। तो ओवर हियर मैं सोच रहा था वो खिलौना खरीद रहा है, वो सोच रहा था वो गाड़ी खरीद रहा है, तो बोथ द पार्टीज वर मिस्टेकन, समझ रहे हो, बोथ द पार्टीज वर मिस्टेकन। ऐसे केसेस के अंदर ये माना जाता है कि जो भी कंसेंट दिया गया था वो फ्री कंसेंट नहीं था। अगर इन 5 तरीके से कंसेंट लिया गया है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, बाकी सारे के सारे कंसेंट फ्री कंसेंट है, समझ गए। इफ द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड थ्रू एनी ऑफ दीज वाई जो भी लिखा फैक्टर्स, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से कंसेंट लिया जाता है तो जिस पार्टी से गलत तरीके से कंसेंट लिया गया है उस पार्टी के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। अगर मान लो उनको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है तो वो करवा सकते हैं, नहीं करवाना तो नहीं करवा सकते। जैसे मैंने उस स्टूडेंट को चेन बेची थी 3 लाख रुपए में, वो अगर मेरे ऊपर केस फाइल करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं किया तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज इट इज वॉइडेबल एट दैट पार्टी, ठीक है, उस पार्टी के पार्ट पे वॉइडेबल है, मेरे पार्ट पे वॉइडेबल नहीं। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, काफी कम शब्दों में लिखा हुआ है यार आपकी बुक में। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक बाय एग्जांपल। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देखो, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी भी कह सकते हैं। दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। एक तो क्रिएशन, तो क्रिएशन वाला देख लेते हैं। पहला तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आइदर रिटन और बाय वर्ड्स, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन जो भी है, रिटन, रजिस्टर्ड और बाय स्पोकन वे, जो भी एक्सप्रेस किया गया जो चीज, दैट इज अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कंडक्ट से ही हो जाता है। जैसे मान लो कि आप किसी सरकारी बस के अंदर बैठ गए, आप किसी सरकारी बस के अंदर अगर बैठ गए तो टिकट कंडक्टर आएगा, वो टिकट काटेगा, आपको दे देगा और आप उसे पैसे दे दोगे और आपको जहां जाना है वहां चले जाओगे। तो ये क्या हुआ, कंडक्ट के थ्रू हुआ, कोई ऑफर नहीं था, कुछ नहीं था, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब उसके बाद रिगार्डिंग वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो हम आने वाली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। एन इलीगल एंड agreement involves act forbidden by law, while an unenforceable contract such as wagening agreement technically exists but cannot be enforced in a court due to technical defect or statutory bars। तो illegal agreement तो वो हो गया, जैसे मान लो बंदूक खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो मैंने किसी को बोला कि यार मेरे को AK-47 राइफल चाहिए, उसने बोला 2 लाख रुपए लगेंगे, मैंने पैसे दे दिया, अब वो राइफल लाके नहीं दे रहा, मैंने केस कर दिया, कोर्ट बोलेगा मेरे को कि इधर आओ भाई, क्यों चाहिए AK-47 राइफल,
समझ गए? तो ये तो वही है ना, इलीगल है, आर्म्स एक्ट के अंडर ही इलीगल है, मैं हथियार थोड़ी खरीद सकता हूँ। उसके बाद में वेजरिंग एग्रीमेंट, ये ऐसे है कि भाई ये एग्जिस्ट तो करते हैं बट इनके ऊपर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। अगर मान लो मैंने किसी इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया के ऊपर 10 लाख रुपए लगाए और मैं जीत गया कुछ पैसे, अब मैं उस बुकी के पास जाता हूँ और बोलता हूँ भाई पैसे दो, उसने मना कर दिया, मैं कोर्ट के अंदर जाके ये नहीं बोल सकता कि सर मैंने सट्टा खेला था और मेरे को पैसे नहीं दे रहा। समझ गए? ये सिर्फ एग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड और वॉइड, वॉइडेबल, ये सारी की सारी चीजें हम देख लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, सेक्शन 10 की सारी रिक्वायरमेंट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अ क्लियर डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज जे के अंदर लिखी हुई है। इट इज वन दैट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वंस बट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था पर बाद में वो वॉइड हो जाता है। वो पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, समझ गए? इट वाज अ प्रॉपर्ली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो किसी स्कूल ने किसी टीचर को हायर किया फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए हायर किया, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका एक पैर कट गया, क्या वो अब पढ़ा सकते हैं? नहीं, पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो रोज जाते भी थे, उनको सैलरी भी मिलती थी, सब कुछ सही था। अब उनका एक पैर कट गया, नाउ ही कैन नॉट गो टू द स्कूल। तो पहले तो वैलिड था लेकिन अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट अदर्स। मतलब जो फ्री कंसेंट वाला एलिमेंट मैंने आपको बताया था ना अभी पिछली स्लाइड में, तो फ्री कंसेंट में अगर मान लो किसी पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं है और उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवा लिया गया, तो जो पार्टी डिसएडवांटेजियस कंडीशन में है वो केस फाइल करके उसको वॉइड करवा सकती है। समझ गए? दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भाई मतलब एक तरीके से वो टाइम के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि आज से 30 साल पहले एक शादी हुई जिसमें लड़की की उम्र थी 16 साल और लड़के की उम्र थी 21 साल। ठीक है, गर्ल की जो एज थी वो 16 थी, ठीक है, और बॉय की जो एज थी वो 21 थी। तो यहाँ पे ये चाइल्ड मैरिज है। इस बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए थी। अब 30 साल हो चुके हैं उस बात को। आज ये लड़की 46 की है और ये लड़का 51 का हो गया है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि दिस गर्ल गोज टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सेज कि मेरी तो शादी चाइल्ड मैरिज थी, इसको इलीगल करार दे दो, इसको वॉइड कर दो। अब देखो टाइम निकल चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 30 साल बाद आप नहीं जा सकते। समझ गए? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर एक पार्टी डिसएडवांटेजेस कंडीशन में होती है। अगर वो पार्टी टाइमली कोर्ट को अप्रोच कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम के साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड अंटिल एग्रीव्ड पार्टी चूजेस टू रिसाइंड और कैंसिल देम। तो अगर एग्रीव्ड पार्टी मतलब डिसएडवांटेजियस पार्टी कोर्ट के अंदर नहीं जाती है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड रहेगा। आई गेस समझ में आ गया होगा वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद कंटिजेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 31 के अंदर लिखे हुए हैं। ये ऐसे है कि यार मतलब एक सर्टेन इवेंट के ऊपर कोई चीज बेस्ड हो, सर्टेन इवेंट के ऊपर अगर कोई चीज बेस्ड हो तो उसको हम कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे कोई सरकारी इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है, उनकी डेथ हो जाती है अगर जॉब के दौरान, तो उनके बच्चों को जॉब मिलती है, जिसे अनुकंपा नियुक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि किसी इंसान की डेथ हो गई, हु इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उसका जो बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, वो 16 साल का है। कितने साल का है? 16 साल का। अब क्या हुआ कि सरकार ने वादा किया जब ये 16 साल का बच्चा 18 का हो जाएगा तो इसे जॉब दे देंगे, क्योंकि 18 से नीचे तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं सकती ना। तो सरकार ने वादा किया 18 या 21, जो भी सरकार ने वादा किया कि हम 21 साल की एज में इसे जॉब दे देंगे या फिर 18 साल की एज में हम इसे जॉब दे देंगे। तो इट इज अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डेफिनेट है यार, ये 16 साल से अगले साल 17 का होगा, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, ये तो डेफिनेट है ना। अब वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? जहां पे एक तरीके से बैटिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बैटिंग जहां पे इन्वॉल्व है, दीज आर वेजरिंग एग्रीमेंट। ये अनसर्टेन इवेंट के ऊपर होती है कि इंडिया अगला वर्ल्ड कप जीतेगी तो मैं ये काम कर दूंगा। तो अब इंडिया अगला वर्ल्ड कप कब जीतेगी भाई? मतलब व्हाट इज द सर्टेनिटी? जीत जाए, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, यही जीत जाए, जीते नहीं 20 साल ही।
समझ गए? तो दीज आर वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट बोले तो ये जुए सट्टे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बेसिकली मतलब अनएनफोर्सिएबल है, ये एग्रीमेंट ही होते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि अपना लॉ इसे अलाउ नहीं करता। व्हाइल कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली एनफोर्सिएबल, वेजरिंग एग्रीमेंट आर वॉइड एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट बिकॉज दे आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। आई गेस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद इलीगल एंड अनलॉफुल एग्रीमेंट्स, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है, ये सिर्फ एग्रीमेंट्स है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी तक पहुंचते भी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडुलेंट, involve injury to another or is regarded as immoral, these are termed as unlawful and are void ab initio। अगर मान लो मैंने किसी को मारने के लिए कोई गुंडा हायर किया, किसी को पीटने के लिए मैंने 5 गुंडे हायर किए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं हो सकता। सर्विस ही तो है, वो गुंडे क्या कर रहे हैं, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, सर्विस के बदले में मैं उन्हें पैसे दे रहा हूं। लेकिन अगर मान लो उन्होंने किसी को कूट दिया, अब मैं उन्हें पैसे नहीं दे रहा, वैसे तो मैं ऐसा क्यों करूंगा भाई, वो किसी और को मार सकते हैं, मेरे को भी मार सकता है, ठीक है। या फिर मान लो मैंने उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने किसी को मारा नहीं, मैंने बोला कि भाई इसको पीट के आओ, ठीक है, और मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। अब क्या हुआ, जिसको पीटने की बात हुई थी वो उनका दोस्त निकल गया, उन्होंने उन 5,000 रुपए की पार्टी कर ली। अब मैंने बोला भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो वो बोलते हैं कि भाई वो तो हमारा दोस्त था, मुझे नहीं मार सकते। मैंने बोला रिफंड, बोले रिफंड तो नहीं है। अब वो गुंडे हैं, मैं उनसे रिफंड भी कैसे मांगू। मैंने कोर्ट के अंदर केस किया कि मैंने एक इंसान को पीटने के लिए 5 गुंडे हायर किए थे, बाद में उन गुंडों ने उसे पीटा नहीं और पैसे ले लिए। कैन दिस केस बी मेंटेनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? आंसर इज नो। तो यहाँ पे देखो ये फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडुलेंट, किसी को इंजरी या फिर इमोरल एग्रीमेंट जो होते हैं ना, ये हमेशा एग्रीमेंट ही रह जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। फॉर इंस्टेंस एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम अ फ्रॉडुलेंट एक्ट और अ क्राइम इज अनलॉफुल एंड कैरीज नो लीगल वेट फ्रॉम द मोमेंट इट इज फॉर्म। ठीक है, आई गेस आपको समझ में ये आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विथ द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 2 स्लाइड्स है, एक तो है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एंड कंसेंट और डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यहाँ पे देखो डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप एंटर करते हो तो सबसे बेस्ट तरीका है उसे बाहर निकलने का, पूरा कर दो। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन थी उसको पूरा कर दो। जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे को क्लैट तक पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अगर मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होना है तो क्या है, उस क्लैट तक क्लैट 227 तक उस बच्चे को पढ़ा दो, डन एंड डस्टेड। पहला सबसे अच्छा तरीका क्या है, बाय परफॉर्मेंस। उसके बाद में अगली चीज होती है बाय कंसेंट। कंसेंट के अंदर देख लो, ऑल्दो ये लेक्चर काफी लंबा हो गया होगा, फटाफट करते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। द मोस्ट कॉमन मेथड इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दो। उसके बाद में म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट से भी हो सकता है। इसके अंदर नोवेशन मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट कुछ बना लो। ठीक है, कि मैं मान लो किसी जॉब पे जा रहा हूं और मैं सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैंने उन्हें बोला कि सर आई डिजर्व मोर मनी। उन्होंने बोला ठीक है हम आपके पैसे बढ़ा देंगे, तो नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। रेसिशन मतलब कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट या फिर अल्टर कर दिया या कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर ली। फिर उसके बाद में आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए, वो मेरे को वापस ही नहीं दे रहा, फिर मैंने उसे ये बोला कि एक काम कर यार तू 5 ही दे दे, खत्म कर। समझ गए, सेटलमेंट एक तरीके से। तो दिस इज रेमिशन। तो ये 3 तरीके हैं जहां पे म्यूचुअल कंसेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। Now moving forward with the next thing that is discharge by impossibility और operation of law। कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी डिस्चार्ज हो जाते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई घर खरीदा, उस पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग बन रही थी, उसके अंदर मैंने कोई फ्लैट बुक कर लिया। अब क्या होता है कि मेरे को जो भी इंसान वो बिल्डिंग बना रहा था, जो बिल्डर है, उसने बोला था कि वो 1 जनवरी को, किसी भी साल की 1 जनवरी को मेरे को डिलीवरी दे देगा उस फ्लैट की। ठीक है, मेरे को पोजीशन दे देगा। अब क्या होता है, एक अर्थक्वेक आया और वो पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। कैन आई आस्क फॉर पोजीशन? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दैट प्रॉमिस। या फिर मान लो मैंने कोई शिपमेंट मंगाया, किसी शिप से जो आ रहा है वो जहाज ही डूब गया। अब कैन आई आस्क फॉर दैट? आंसर इज नो। तो ये सेक्शन 56 के अंदर लिखा हुआ है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और उसके बाद में डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
occurs automatically in the cases of death or insolvency of a party, ठीक है. Finally, if the contract is not performed within a specified limitation period, एक time period के अंदर ऐसे नहीं हुआ, तो contract can be discharged by lapse of time as well, ठीक है. It is a legal मेजर जिसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो किसी शादी है, उसने शेरवानी सिलवाई और टेलर शादी के 5 दिन बाद में शेरवानी दे रहा है, तो ये तो कोई मतलब बात नहीं हुई ना यार, वो अपने ऑफिस थोड़ी जाएगा उस शेरवानी को पहन के, समझ गए. तो दिस कैन बी डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम एज वेल, समझ गए. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ द लास्ट स्लाइड दैट इज रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 73 के अंदर लिखी हुई है. तो देखो जनरली सिविल लॉ के अंदर जो रेमेडी होती है वो होता है कॉम्पनसेशन. व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स, ठीक है. द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडीज टू द इंजर्ड पार्टी टू एनफोर्स देयर राइट्स टू सीक कॉम्पनसेशन. प्राइमरी रेमेडी जो है वो है कॉम्पनसेशन. सेक्शन 73 के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी लॉस हुआ उसके पैसे दे दो. इन स्पेसिफाइड केसेस वेयर मनी इज इनएडिक्वेट, द कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है. कई बार ऐसे भी हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, भाई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, ये ऑर्डर भी कोर्ट दे सकता है, या तो पैसे या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ये दो ही रेमेडीज है. अब ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसके थ्रू पढ़ लेना. आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. डू कमेंट regarding what you liked, what you disliked, so that it helps me to improve this particular thing, ठीक है. I want to do a complete justice to you guys for your CBSE board 2026 examination, ठीक है. तो these remedies ensure justice for the aggrieved party. I guess we are done and dusted with this particular chapter. Thanks a lot for attending this. और कमेंट करके बताना जो भी आपके व्यूज हो. See you with the next lecture, that will be Law of Torts Unit 3B. Thanks a lot guys.